राजकीय महाविद्यालय बामनवास सवाई माधोपुर के बीए द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बामनवास, आपके सामने मानव और आर्थिक भूगोल जो पुस्तक है अपनी, उसका एक टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ, जिसका नाम है पार्थिव एकता का सिद्धांत। इसको आप टेरेस्ट्रियल यूनिटी थ्योरी भी कहते हो। इसके हिसाब से ये जो शब्द है, इसको अपन पकड़ते हैं, इस शब्द को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो इसका मतलब यह निकलता है कि पार्थिव संपूर्ण पृथ्वी, सभी पूरी पृथ्वी की बात हो रही है कि पृथ्वी पर किस प्रकार से एकता पाई जाती है, संपूर्ण पृथ्वी पर एकता पाई जाती है। ये सिद्धांत यही बताने का प्रयास करता है। इसको टेरेस्ट्रियल यूनिटी का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पूरे संसार में एकता पाई जाती है, पूरी पृथ्वी पर एकता पाई जाती है। संसार में विद्वान प्रत्येक तत्व एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे से प्रभावित होता है, और ये एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। प्रत्येक भौगोलिक कारक का स्वतंत्र और बिल्कुल पृथक अस्तित्व असंभव है। प्रत्येक भौगोलिक कारक एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होता है और अन्य कारकों द्वारा भी सम्मिलित रूप से भी प्रभावित होता है। मानव भूगोल के तथ्यों का विकास किसी न किसी कारकों के अंतर संबंधों का परिणाम होता है, और कोई भी कारक अन्य कारकों से प्रभावित और नियंत्रित होकर विकसित होता है तथा अपने विकास के परिणाम स्वरूप अन्य कारकों को भी नियंत्रित और प्रभावित करता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कारक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसी का अध्ययन पार्थिव एकता के सिद्धांत में किया जाता है। इसी कारण हम किसी भी भौगोलिक कारक का विश्लेषण करते समय उन कारकों का अवश्य अध्ययन करते हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले मानव के रहन सहन, किस प्रकार से वो रहता है, उसका रहन सहन का तरीका क्या है, जीवन, खान पान, उसके खान पान क्या है, वेशभूषा, सामाजिक अवस्था आदि पर विभिन्न भौगोलिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाओं से ये सभी निर्धारित होते हैं तथा स्वयं मनुष्य भी अपने विवेक और तकनीक के आधार पर भौगोलिक कारकों को प्रभावित करता है। मनुष्य ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रभावित नहीं करता। मनुष्य के क्रियाकलाप इन भौगोलिक कारकों से प्रभावित होता है, तो मनुष्य भी अपने विवेक, बुद्धि और कौशल के आधार पर इन कारकों को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। एक दूसरे से ये कारक प्रभावित होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी स्वयं भी एक इकाई के रूप में है तथा इसके विभिन्न भाग एक दूसरे से संबंधित होते हैं तथा नियंत्रित होते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र पर बहुत समान भौतिक नियम पाए जाते हैं। वो नियम ऐसा नहीं है कि उत्तरी ध्रुव पर है, दक्षिण ध्रुव पर नहीं पाए जाते। वो भौतिक नियम पूरी पृथ्वी पर एक समान पाए जाते हैं तथा समस्त क्षेत्र पर समान प्रभाव डालते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाली जलवायु भी एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। जलवायु के विभिन्न कार्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। पृथ्वी के भूपटल पर समान जलवायु क्षेत्रों में वनस्पति का प्रकार समान पाया जाता है। जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु आप किसी भी देश में चल जाओ, किसी भी क्षेत्र में चल जाओ, वहाँ वनस्पति का प्रकार सामान्य रूप से समान होता है। विभिन्न भौगोलिक कारक जैसे भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। ये एक दूसरे से प्रभावित करते हैं। जैसे मिट्टी के आधार पर वनस्पति का प्रकार निर्धारित होता है, जो जीव जंतु और ये सब है वो जलवायु के आधार पर पाए जाते हैं एवं अपने अपने जीवन निर्वाह हेतु परस्पर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मिट्टी के निर्माण में जलवायु की भूमिका होती है, भूमि का भी योगदान होता है, वनस्पति का भी योगदान होता है, लेकिन मिट्टी का स्वयं का भी वनस्पति के निर्माण में योगदान होता है। वनस्पति का प्रकार मिट्टी से प्रभावित होता है। जलवायु द्वारा विभिन्न धरातलीय आकृतियों का निर्माण होता है, लेकिन स्वयं पर्वत भी जलवायु के प्रकार को प्रभावित करता है। जैसा कि आप इसको भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में हिमालय पर्वत और अरावली पर्वतमाला के योगदान से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जलवायु को हिमालय पर्वत और अरावली पर्वतमाला प्रभावित करती है। तो भू आकृतियाँ जलवायु को प्रभावित करती है और जलवायु भू आकृति से प्रभावित होती है। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का विकास होता है, लेकिन विकसित होने पर जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे सघन और विस्तृत वनस्पति तापमान को प्रभावित करती है तथा आर्द्रता को बनाए रखती है। तो किस प्रकार से वनस्पति और तापमान और वनस्पति, तापमान और अन्य भौगोलिक कारकों का एक दूसरे से अंतर संबंध पाया जाता है। अतः भौगोलिक वातावरण के प्रत्येक तत्व एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे से संगठित रहते हैं। जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में मानव एकता के सिद्धांत पर और पार्थिव एकता के सिद्धांत पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार एक कथन है उनका प्रसिद्ध, मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित होते हैं और केवल उसी के माध्यम से इसकी व्याख्या की जा सकती है।
प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य वहाँ के वातावरण से संबंधित होते हैं और वातावरण स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। उन्होंने लिखा कि भूपटल पर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन भौगोलिक वातावरण के संदर्भ में किया जाता है, कि विभिन्न प्रकार की जो मानवीय क्रिया होती है वो भौगोलिक वातावरण के संदर्भ में की जाती है। वातावरण के हिसाब से विभिन्न प्रकार की क्रियाएं निर्धारित होती है और उनका अध्ययन भी आप वातावरण के हिसाब से ही करोगे। इस अध्ययन में पृथ्वी के विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंधों पर बल दिया जाता है, जिसमें भौगोलिक एकता के भी दर्शन होते हैं। रेडजल की शिष्या थी कुमारी सैम्पुल, अमेरिकन भूगोलवेत्ता, मानव भूगोलवेत्ता ने अपनी पुस्तक में पार्थिव एकता के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनका भी एक कथन है, मानव भूगोल में पार्थिव एकता से संबंधित मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से उस पृथ्वी के बिना नहीं किया जा सकता जिस पर मनुष्य खेती करता है, यात्रा करता है तथा सामुद्रिक व्यापार करता है। तो कुल मिलाकर के सैम्पुल ने मानव और पृथ्वी की एकता पर बल दिया है कि मनुष्य का अध्ययन आपको करना है तो उस पृथ्वी का भी अध्ययन करना पड़ेगा जिस पर वो खेती करता है, यात्रा करता है और सामुद्रिक व्यापार करता है। हम्बोल्ट ने भी पार्थिव एकता के सिद्धांत का पक्ष लेते हुए कहा कि पृथ्वी के धरातल पर निर्मित किसी भी भूदृश्य के निर्माण में वनस्पति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम्बोल्ट भूगोलवेत्ता, मानव भूगोलवेत्ता ने वनस्पति और मानव के संबंधों का विस्तृत अध्ययन किया। वनस्पति के प्रभाव का जलवायु पर, मानव पर आदि का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। हम्बोल्ट ने अपनी पुस्तक कोस्मोस में पृथ्वी को एक जैविक तथा अविभाज्य इकाई मानते हुए लिखा कि इनका भी ये सुप्रसिद्ध कथन है कि हम्बोल्ट ने पृथ्वी को एक जैविक और अविभाज्य इकाई माना। और यह कथन भी देखो प्रसिद्ध कथन है, संपूर्ण प्रकृति में एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक एक ही आत्मा विद्यमान है। ये बहुत प्रसिद्ध कथन है हम्बोल्ट का। एक ही जीवन पत्थर, पौधों, जानवर और यहाँ तक कि स्वयं मानव में भी पेश किया हुआ मिलता है। जीवन, आत्मा एक ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, भले आप उत्तरी ध्रुव पर चल जाओ या दक्षिण ध्रुव पर चल जाओ। बर्गहोस ने भी अपनी पुस्तक फिजिकल एटलस में जलवायु और वनस्पति के संबंधों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लाब्लास और जीन बून्स ने भी इस बात पर अधिक बल दिया कि किसी भी स्थान विशेष में निवास करने वाले समस्त जीवधारी, वनस्पति, जीव जंतु तथा मनुष्य आदि एक पारिवारिक संबंधों की तरह इनमें एक पारिवारिक संबंध होता है। ब्लास ने भी अपनी पुस्तक एजेंट में कहा कि एक देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहाँ के प्राकृतिक मानचित्र के साथ किया जाता है। प्राकृतिक और राजनीतिक तत्वों को परस्पर एक दूसरे से संबंधित करने पर ही समझा जा सकता है। यह मानचित्र एक दूसरे को स्पष्ट करते हैं और इनके पूरक दूसरे मानचित्र रेखा चित्र होते हैं जो उस प्रदेश के भूविज्ञान, जलवायु और सांख्यिकी से संबंधित होते हैं। तो ब्लास ने अपनी पुस्तक एजेंट में केवल और केवल राजनीतिक और प्राकृतिक मानचित्र को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया कि यदि किसी क्षेत्र का राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन करना है तो वहाँ के प्राकृतिक मानचित्र का उसके साथ अध्ययन जरूरी है, उसके बिना आप उसको समझ नहीं सकते। इन्होंने आगे लिखा कि संपूर्ण भौगोलिक प्रकृति में प्रमुख विचार पार्थिव एकता का ही है। विडाल डी लाब्लास का ये कथन भी बहुत प्रसिद्ध है कि जब भौगोलिक प्रगति की बात होती है तो पार्थिव एकता का सिद्धांत ही प्रमुख है। पृथ्वी के सभी भाग किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं जहाँ परिघटनाएं निश्चित क्रम का अनुकरण करती है। मानव भूगोल की परिघटनाएं भी पार्थिव एकता से संबंधित है। परिघटनाओं को भी विडाल डी लाब्लास ने पार्थिव एकता से संबंधित बताया है। इसी बात को जीन बून्स ने भी काल्पनिक रूप में कहा है कि विभिन्न शक्तियाँ एक दूसरे पर केवल निश्चित दशाओं में कार्य ही नहीं करती और न ही केवल कुछ निश्चित दृष्टांतों में पारस्परिक क्रिया का प्रयास करती है, बल्कि विभिन्न दशाओं के अंतहीन संबंधों के कारण कि विभिन्न शक्तियों के बीच जो संबंध पाया जाता है वो संबंध अंतहीन संबंध है। तो विडाल डी लाब्लास और जीन बून्स दोनों फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ताओं ने पार्थिव एकता के सिद्धांत को अपने अपने कथनों के माध्यम से बहुत भली भांति समझाने का प्रयास किया। पार्थिव एकता का सिद्धांत एक शाश्वत और विश्वसनीय सत्य है जो प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है। ऐसा नहीं है कि पार्थिव एकता का सिद्धांत किसी ने दिया हो, अभी बना हो। ये पार्थिव एकता का सिद्धांत शुरू से ही पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ से ही विद्यमान है, केवल और केवल इसका अध्ययन किया गया। हमारे ब्रह्मांड में विद्वान प्रत्येक तारे एक दूसरे की आकर्षण शक्ति द्वारा संतुलित अवस्था में है। उसी प्रकार पृथ्वी के धरातल पर विद्वान प्रत्येक भौगोलिक कारक एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे से नियंत्रित है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में अनेक तारे होते हैं और वो तारे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इस वजह से वो एक नियंत्रित दशा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी पर भी विभिन्न प्रकार के कारक एक दूसरे को आकर्षित और प्रभावित करते हैं। इसी कारण यह नियंत्रण पाया जाता है। अंतर संबंध का सिद्धांत इस बात का प्रतिपादन करता है कि वातावरण के भौतिक और मानवीय तथ्यों का एकाकी या स्वतंत्र अध्ययन नहीं किया जा सकता। ना तो आप भौतिक तत्वों का
अकेला अध्ययन कर सकते हो, ना ही मानवीय तत्वों का अकेला अध्ययन कर सकते हो। ये तत्व एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए जब आप भौतिक तत्वों का अध्ययन करोगे तो मानवीय तत्वों का भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा, और मानवीय तत्वों का अध्ययन करते समय भौतिक तत्वों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक तथ्य एक दूसरे से संबंधित है। नदियों का उद्गम पर्वतों से होता है, लेकिन नदियाँ अपने साथ बहाकर लाए गए तलछट का जमाव भूसन्नति में करती है, और जब तलछट का जमाव ज़्यादा हो जाता है तो वलन पड़ने से पर्वत का निर्माण होता है। तो किस प्रकार से पर्वत और नदियाँ एक दूसरे से प्रभावित होती है? पृथ्वी पर विद्यमान विभिन्न जलवायु दशाएं सूर्य ताप के द्वारा प्रभावित होती है। सूर्य ताप की वजह से विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाएं बनती है, लेकिन तापमान को भी विभिन्न प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। तो यह सिद्धांत भी, यह उदाहरण भी यह बताता है कि किस प्रकार से तापमान और विभिन्न प्रकार की भौगोलिक कारक जैसे बादल, ओस, कोहरा आदि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। स्वयं मनुष्य पर भी भौतिक वातावरण के विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मनुष्य अपने विवेक, बुद्धि और कौशल और तकनीक के आधार पर भौतिक वातावरण के साथ समायोजन करते हुए सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है, जिसके तथ्य भौगोलिक वातावरण को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। तो किस प्रकार से मनुष्य और भौगोलिक वातावरण और भौतिक वातावरण या भौतिक वातावरण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अतः पार्थिव एकता के सिद्धांत का यही सारांश है कि पृथ्वी के धरातल पर और वायुमंडल में विद्यमान प्रत्येक जैविक और अजैविक तत्व आपस में अंतर संबंधित होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल जैविक कारक का अध्ययन करोगे। जैविक कारक का अध्ययन करते समय आपको अजैविक कारक का भी अध्ययन करना पड़ेगा तथा एक दूसरे से परस्पर अंतर संबंधित रहते हैं। मनुष्य स्वयं भी भौतिक वातावरण के साथ विभिन्न तत्वों से प्रभावित होता है तथा उन्हें अपने विवेक के आधार पर परिवर्तित कर सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से बच्चों, आपको पार्थिव एकता का सिद्धांत मूल रूप से यह बात बताता है कि पृथ्वी के विभिन्न तत्व, विभिन्न प्रकार के कारक एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, उनका पृथक से कोई अस्तित्व संभव नहीं है। तो इस पार्थिव एकता के सिद्धांत को आपने विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के द्वारा समझने का प्रयास किया। विभिन्न प्रकार के मानव भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने कथनों के माध्यम से आपको पार्थिव एकता का सिद्धांत समझाने का प्रयास किया।